टेस्ट है, ठीक है ना। अगली क्लास में टेस्ट के लिए मैं मैम से बात कर लेता हूँ, अगली क्लास में आपका टेस्ट करा देंगे, ठीक है ना। वो मैं बात कर लूंगा कैसे क्या बताते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगली क्लास में अगर नहीं हुआ तो उसकी नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, ठीक है। एमसीक्यूज का ही पेपर है बेटा, एमसीक्यूज ही लेंगे, ठीक है ना। डू वन थिंग, आपकी ना बुक के पीछे भी क्वेश्चंस गिवन, आईसीआई का जो मटेरियल आया होगा उसके पीछे भी ना क्वेश्चंस गिवन है, तो सबसे पहले तो पढ़ करके ना उन क्वेश्चंस को निपटा दो, ठीक है। और ना बेटा स्कैनर्स आते हैं, पता है आपको स्कैनर्स, पता है आपको स्कैनर, तो स्कैनर्स आते हैं, तो स्कैनर्स को एक बार निपटा दो। अगर आपको सही मायने में सीए की प्रिपरेशन करनी है ना, तो एक बार वो स्कैनर्स अभी से निपटाते चलो। मैं आपको बता रहा हूँ अगले 2 महीने के अंदर ऐसी सिचुएशन में होंगे कि कम से कम आपको इस सब्जेक्ट का बर्डन नहीं फील करना है, फिर आपको बाकी के जो आपके पास 3 सब्जेक्ट है आप उस पर ध्यान देंगे, है ना। तो ये सब्जेक्ट तो साथ के साथ निपटाते चलो, इसकी पेंडेंसी मत रखो। नो, परचेज करना पड़ेगा, आप जाइए किसी शॉप पे बढ़िया सी, वहां से मिल जाएगा बच्चे, और नहीं तो आपने ना ऑनलाइन भी देख सकते हो, ऑनलाइन भी देख सकते हो आप, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, नहीं ईयर वाइज नहीं, पिछले 10 साल के इसमें ना क्वेश्चंस होते हैं, तो आप ऑब्वियसली ये होता है कि नवंबर के लिए आता है और मतलब इसके मई के लिए आता है, तो अभी मेरे ख्याल से ये तुम्हारे नवंबर के लिए आया नहीं होगा, लेकिन मई के लिए आया होगा, इक्वली इम्पोर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेबल है, यूज करो उसको। लॉ वगैरह में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है कि लॉ में माइनर चेंजेस होते हैं, तो वहां हम लोग देखते हैं कि भाई नया वाला आएगा तभी लेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स में तो कोई चेंज है ही नहीं, सितंबर में आएगा। अच्छा ठीक है, बट अभी से कर लो ना, पिछले वाला ले लो, मार्केट में अवेलेबल है पिछले वाला, तो ले लो। और एक और काम कर सकते हो, कोई भी टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में सर्च करके देख लो, ऑनलाइन मिल जाएगा, पैसे नहीं खर्चने, सर्च करके देख लीजिए, ऑनलाइन मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप वगैरह, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। जी बेटा, इधर बोल दो मैम मैनेज कर। यहीं से कर दो, कोई बात, यहां से कर दो। देखिए बच्चों, थिंक ऑफ योर फेवरेट प्रोडक्ट, कौन सा है। आई होप डेयरी मिल्क से ऊपर नहीं बढ़े होंगे आप लोग, यही है ना, कि कहीं तुम कुछ अलग अलग से नाम ले रहे हो जो अपने को भी ना पता, तो भैया वो भी किसी कंपनी की है, वो भी किसी कंपनी की है। आपने बहुत सारी चीजें ट्राई की होंगी बेटा, जो किसी ना किसी कंपनी से तो बिलोंग करती है ना। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है ना, प्राइवेट लिमिटेड, है ना, गुरु विद्या प्राइवेट लिमिटेड। तो बच्चों आप देखो सब चीजें ना किसी कंपनी से बिलोंग कर रही है, सारी चीजें लगभग किसी ना किसी कंपनी से, तो आपके माइंड में कुछ चीजें आती होंगी कि पहली चीज तो ये प्रोडक्ट का काम क्या है, दूसरी चीज की ये कंपनी ना ऑन कौन करता होगा, इस कंपनी का मालिक कौन होगा। सोचा है कभी आप लोगों ने कि सर इस कंपनी का मालिक कौन होगा। कभी कभी आप सोचते होंगे शायद कि इसका सीईओ कौन होगा, सोचते क्या, सोचते ना। इस तरह की बहुत सारी चीजें आप लोग सोचते रहते हो बच्चों, आज हम उसी की बात करेंगे। पहले तो मैं आपको क्लैरिटी दूंगा कि देखो एक एक एक, एक कंपनी के अंदर ना कुछ एनालिस्ट होते हैं, जो जैसे मैं कहूं बजट एनालिस्ट, जो बजट को एनालाइज करते हैं कि भैया इस काम के लिए पर्टिकुलरली इतना बजट होना चाहिए, वो बजट एनालिस्ट का काम होता है। किसका काम होता है, एक फिर आता है फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंस एनालिस्ट, ठीक है।
फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम होता है। फिर आता है मैनेजमेंट एनालिस्ट, जो आपने देखा होगा काफी बार मैनेजमेंट के लिए तो बहुत फेमस है। कौन? बड़ा बिजनेस जानते हैं आप लोग? बड़ा बिजनेस नहीं देखा आपने? विवेक बिंद्रा को जानते हैं? नहीं जानते? ग्रो गाइस, बढ़ो थोड़ा। आज जाके यूट्यूब करना विवेक बिंद्रा, क्या पता आपने देखा होगा, नाम आपको याद ना हो, क्योंकि नाम तो आपको कैरी मिनाटी याद होता है ना? लेकिन भाई विवेक बिंद्रा को भी याद है, बिजनेस टाइकून माना जाता है, ठीक है? बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि यार ये ना, ये मैनेजमेंट काफी अच्छी बताते हैं, भी बताते हैं कि इस तरीके से मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। इज दिस क्लियर? हाँ जी, लेकिन किसी भी कंपनी के अंदर बहुत सारे मैनी प्रोफेशनल्स, बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं। उन्हीं में से कुछ है हमारे पास जिनको हम कह रहे हैं, पहला बजट एनालिस्ट, दूसरा फाइनेंशियल एनालिस्ट, तीसरा क्या लिखता हूं मैं, ठीक है? थर्ड है आपके पास मैनेजमेंट एनालिस्ट, एस भी लगा सकते हो बेटा, एनालिस्ट, मैनेजमेंट एनालिस्ट, and the fourth is market research analyst, market research analyst, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। चार तरह के एनालिस्ट आपको दिखाई दे जाएंगे, चारों के काम अलग अलग है। क्या क्या काम है वो देखते हैं। सर बजट एनालिस्ट क्या करता है? देखिए, सबसे पहले बजट एनालिस्ट कह रहे सर ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं कंपनीज की टू ऑर्गेनाइज टू कीप देयर फाइनेंस ऑन ट्रैक। तो ये क्या कर रहे हैं बेटा? कीप फाइनेंसेस ऑन ट्रैक। आपने अपने लाइफ में देखा होगा, कभी आपके पास खूब सारा पैसा होता है, कभी आपके पास पैसा ही नहीं होता। तो यार बजट एनालिस्ट वाला हिसाब किताब रखो। वो क्या करता है? वो एनालाइज करता है कि मेरे बुरे समय में, मेरा जब कंपनी का सेल डाउन होने वाला है, उस समय पे इतना पैसा तो होना चाहिए कि कम से कम ऑपरेशन एक्टिविटी के खर्चे चलते रहे। किसका काम है? बजट एनालिस्ट का। किसका काम है? बजट एनालिस्ट। दैट इज कीप फाइनेंसेस ऑन ट्रैक। कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं हो सकती जिसका ना हर मंथ जो है सेल बढ़ता ही जाए। कोई ना कोई मंथ आएगा जहां पर सेल कम होगी, कोई ना कोई मंथ आएगा जरूर। तो भैया आपको उसके हिसाब से अपने फाइनेंसेस को अरेंज करने चाहिए बच्चों। दूसरी बात, ये प्लान करता है, ये प्रिपेयर करता है बजट। लिखिए, प्रिपेयर बजट, प्रिपेयर बजट, ये बजट प्रिपेयर करता है। ये आपके एक्सपेंडिचर को प्लान करता है, प्लान द एक्सपेंडिचर। मेरे बच्चों, ये आपके एक्सपेंडिचर को प्लान करता है। हाँ करता है, बिल्कुल करता है। आप लिखिए इसमें, फोरकास्ट फ्यूचर ओरिएंटेड प्लानिंग, फोरकास्ट
फ्यूचर प्लानिंग लिख लो, फोरकास्ट कर रहा है बेटा फ्यूचर प्लानिंग और गोल्स। नालायक, वैसे वाला प्लान नहीं है असली, अरे कहाँ गया, और गोल्स। बच्चों ये कंपनी के प्लान्स और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और उसके गोल को क्या कर रहा है, ये फोरकास्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कंपनी के प्लान्स या फिर कंपनी के जो गोल्स हैं उसको फोरकास्ट कर देता है पहले से ही। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात कर देता है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होना चाहिए, इन सबको इंश्योर करने की कोशिश करता है। तो अगर आप किसी बजट एनालिस्ट के पास जा रहे हो तो वो क्या हेल्प कर रहा है, आपके फाइनेंसेस को ट्रैक कर रख रहा है। क्या कर रहा है वो, आपके फाइनेंसेस को ट्रैक, प्रिपेयर कर रहा है बजट। क्या प्रिपेयर कर रहा है बजट। बजट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सपेंडिचर पार्ट। क्या होता है, एक्सपेंडिचर पार्ट। तो वो आपके एक्सपेंडिचर को प्लान करता है। क्या करता है, आपके एक्सपेंडिचर को प्लान करता है, फिर फोरकास्ट करता है फ्यूचर प्लानिंग और गोल के हिसाब से। आपका जो गोल है उसके हिसाब से आपके प्लानिंग्स को क्या फोरकास्ट कर रहा है। देखो फोरकास्टिंग कभी भी ना, याद रखिएगा, ये नहीं कि हमेशा करेक्ट ही होती है। जब हम कहते हैं ना फोरकास्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो करेक्ट ही हो जाए, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं रेमेडियल मेजर्स भी ले चुका होगा कि अगर मान लो कि ये प्लान नहीं चला तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे। तो वो रेमेडियल मेजर्स भी काफी बार ले चुका होता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को भी वो इंश्योर करता है। तो एक बात याद कीजिए जरा, मैं क्या बोल रहा हूँ, बजट एनालिस्ट कौन है बेटा। जनरली कितने तरह के प्रोफेशनल्स हम देख रहे हैं, 4 तरह के। पहला बजट, दूसरा फाइनेंस, तीसरा मैनेजमेंट, चौथा मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। बोलो कौन सा है पहला, बजट। कौन सा पहला, बजट। दूसरा फाइनेंस एनालिस्ट, ठीक है, और तीसरा मैनेजमेंट एनालिस्ट, चौथा मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, चौथा थर्ड मैनेजमेंट एनालिस्ट, सेकंड बजट एनालिस्ट। ठीक है, वेट अ मिनट। हाँ जी, आपने देख लिया बेटा, वी हैव बजट एनालिस्ट। ठीक है, तो बजट एनालिस्ट के बाद दूसरा एनालिस्ट आता है बेटा फाइनेंस और फाइनेंशियल एनालिस्ट। क्या करता है ये फाइनेंशियल एनालिस्ट, देखिए फाइनेंशियल एनालिस्ट, देखो इनके ना बहुत सारे नाम है। इसको आप कह सकते हो फाइनेंशियल एनालिस्ट या सिक्योरिटी एनालिस्ट। सिक्योरिटी जानते हो ना क्या होती है, कोई हमें मारता पीटता है तो हम सिक्योरिटी बुलाते हैं, वो वाली सिक्योरिटी। शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी होती है। ठीक है बेटा, सिक्योरिटी एनालिस्ट। इसके अलावा इसको कह रहे हैं अलग से इक्विटी एनालिस्ट। क्या बोल रहे हैं, एनालिस्ट। देखो क्या होता है,
जो कंपनी होता है ना, कंपनी के शेयर्स मार्केट में लिस्ट होती है या नहीं होती है? तो कंपनी के जो शेयर्स मार्केट में लिस्ट होती है ज्यादातर वो इक्विटी शेयर्स होती है। 99% को क्या होती है? इक्विटी शेयर्स। डिवेंचर्स भी लिस्ट हो सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी लिस्ट हो सकते हैं, लेकिन 99% क्या होता है बेटा? वो इक्विटी शेयर होता है। सो इक्विटी एनालिस्ट, क्योंकि वो इक्विटी को एनालाइज कर रहा है, उनके शेयर्स को एनालाइज कर रहा है कि इस कंपनी के शेयर्स कैसे हैं, इस कंपनी के शेयर्स कैसे हैं, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज इक्विटी एनालिस्ट। ठीक है, इसका अलग से कोर्स भी आता है बेटा। फिर आता है बेटा इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात करेगा इसलिए इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। और एक और नाम दे रहे हैं इसको, रेटिंग एनालिस्ट। ये क्या करता है? कंपनीज की लिस्ट बना देता है रेटिंग के अकॉर्डिंग, कि ये वाली कंपनी ठीक है, ये वाली कंपनी ठीक नहीं है, ये वाली कंपनी अच्छी है। इस तरीके से ये क्या कर देता है? रेटिंग कर देता है। दैट्स व्हाई आल्सो नोन एज द रेटिंग एनालिस्ट, इसीलिए इसको रेटिंग एनालिस्ट के नाम से भी जान रहे हैं बच्चों। बताइए जी, कोई डाउट है क्या? एक बार नाम याद कर लीजिए, फाइनेंशियल एनालिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट, रेटिंग एनालिस्ट। 5 नाम दिख रहे हैं अपने को, पूछूंगा, याद रखना बच्चों। सेकंड पॉइंट है, ये इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं। वर्क क्या है इनका? इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट रिलेटेड। इनका काम जो है वो इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट रिलेटेड है। मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइस देती है कंपनी को कि आप यहां इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट एडवाइस देती है बेटा, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। ये करते क्या है? ये रिसर्च कर रहे हैं माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। ये रिसर्च कर रहे हैं बेटा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर, ठीक है। ये साथ के साथ रिसर्च कर रहे हैं फंडामेंटल्स के ऊपर, फंडामेंटल्स के ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं। साथ के साथ ये रिकमेंड करते हैं बेटा कोर्स ऑफ एक्शन, कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इनकी रिकमेंडेशन आती है, दैट इज कोर्स ऑफ एक्शन, बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोर्स ऑफ एक्शन में कुछ भी हो सकता है, जस्ट टू लाइक बाय के लिए कह सकते हैं भैया ये शेयर्स खरीदने चाहिए, सेल के लिए कह सकते हैं बेचने चाहिए, या होल्ड के लिए कह सकते हैं अगर आपके पास है और इनके रेट गिर रहे हैं तो होल्ड रखो, बेचो मत, अभी बढ़ेंगे आगे फ्यूचर। जनरली यही होता है। देखो यार, सुनो यार ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं क्या बेटा? फाइनेंशियल एनालिस्ट। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? फाइनेंशियल एनालिस्ट। क्या कर रहे हैं बेटा? हम पढ़ क्या रहे हैं? फाइनेंशियल एनालिस्ट। याद कर लो क्या नाम है? क्या करता है फाइनेंशियल एनालिस्ट? नाम बताओ इसके कौन कौन से? फाइनेंशियल एनालिस्ट, दूसरा सिक्योरिटी एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट एंड रेटिंग एनालिस्ट। ठीक है, पीछे से रेटिंग एनालिस्ट, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट, ठीक है, और फाइनेंशियल एनालिस्ट तो है, कुछ छूटा नहीं ना। वर्क की बात करें तो वर्क क्या करता है सर? इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट रिलेटेड वर्क है इसका। किससे रिलेटेड है? कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और मार्केट का क्या चल रहा है। मार्केट जानते हो? स्टॉक मार्केट। कौन सा? स्टॉक मार्केट का क्या चल रहा है, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता है आपको कि कब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। टीवी पे आपने देखा होगा सीएनबीसी आवाज या फिर जी बिजनेस, तो उनपे क्या होते हैं? ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहे होते हैं। वो लोग कौन होते हैं बेटा? उनको बोलते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट। क्या है ये? फाइनेंशियल एनालिस्ट, ठीक है। रिसर्च करते हैं ये माइक्रो। अब देखो एक चीज समझे आप, रिलायंस कंपनी के बारे में तो आपने सुना होगा बेटा। अभी क्या हुआ? मार्केट क्रैश हुआ था, मतलब सारे शेयर्स की ना वैल्यू कम हो रही थी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ना कुछ अफरा तफरी है, दिक्कतें चल रही हैं, तो सारे कंपनीज के शेयर्स ना लोग बेच करके अपने पास कैश रखना चाहते हैं कि जब जरूरत होगी तो देखेंगे। लेकिन अभी तो मार्केट में बिजनेसेस जो है थोड़ा स्लो चल रही है, थोड़ा स्लो चल रही है, तो मार्केट क्रैश हो गया। क्या हो गया? मार्केट क्रैश हुआ अभी हाल फिलहाल। इसमें रिलायंस का मार्केट भी क्रैश हो गया।
जो रिलायंस का शेयर 2200 रुपए का हुआ करता था वो लगभग 1900 से 2000 रुपए में चलने लगा। आप बताओ इसके भी शेयर्स की वैल्यू कम हुई या नहीं हुई? मेरे पास भी कुछ शेयर्स थे, मैं पैनिक में आकर के बेच दूं क्या? तो थोड़ा मैंने सोचा, देखो अपन तो एनालिस्ट नहीं है इतने बड़े, लेकिन थोड़ा मैंने सोचा कि ये किस वजह से हो रहा है। तो मैंने देखा ये माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से हो रहा है। किस वजह से हो रहा है ये? माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। पूरे वर्ल्ड में अफरा तफरी है, कह रहे हैं यूएसए के अंदर रिसेशन ऑलमोस्ट आ चुका है। तो यूएसए से इंडिया तो कनेक्टेड होता ही है, तो वहां अगर कुछ भी होगा तो इंडिया में तो होगा ही होगा। वहां आग लगेगी तो तपिश आपको भी आएगी, याद रखिए, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस जो है वो मेरे को दिखाई दिए मैक्रो है। कैसे है? मुझे ये साफ साफ दिख रहा था कि फंडामेंटल्स मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट, कंपनी का मैनेजमेंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का बिजनेस उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोग शेयर्स बेच रहे हैं, इसलिए वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, डिमांड कम है उसकी, और शेयर्स बेचने वाले लोग क्या बेटा? ज्यादा है। बात समझ में आ रही है आपको? इस वजह से मैंने क्या कर लिया, मैंने उसको होल्ड कर लिया, मैंने उसको बेचा नहीं। मतलब जनरली ये क्या करते हैं, आपको रिकमेंड भी करते हैं कि भाई शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे। इवन मैं आपको बताऊं, मैं बाय भी किया। मैंने क्यों बाय किया? सोचो कि अगर मैं बढ़ते हुए मार्केट में बाय करूंगा तो 2200 पे बाय करूंगा, एंड आई एम डैम श्योर कि ये 4000 पहुंचेगा अगले 2 साल 3 साल 4 साल जो टाइम लगेगा 4000 तो पहुंचेगा, है ना। क्योंकि रिलायंस का शेयर है भाई, नंबर 1 कंपनी है इंडिया की, तो वो तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ पैसे और लगा दिए, जो मेरे पास कैश पड़े थे वो पैसा भी मैंने क्या कर दिया? लगा दिया। तो मैंने बताओ ये हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते कंपनीज को, है ना। ये हम रिकमेंडेशन देते हैं किसको बेटा? कंपनीज को। ये बात समझ में आ रही है आपको? चलो, तो ये काम हो गया फाइनेंशियल एनालिस्ट का। नेक्स्ट किसका काम है बेटा? मैनेजमेंट एनालिस्ट। पॉइंट नंबर 3, मैनेजमेंट एनालिस्ट। मैनेजमेंट एनालिस्ट, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसको हम मैनेजमेंट एनालिस्ट कह लें या मैनेजमेंट कंसल्टेंट कह लें? मैनेजमेंट एनालिस्ट कह लें या मैनेजमेंट कंसल्टेंट कह लें? ये वर्क करते हैं विद हेड ऑफ बिजनेस के साथ, हेड ऑफ बिजनेस के हेड के साथ ही काम करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये इंप्रूव करें एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा अच्छे से तेजी से काम हो, और प्रॉफिटेबिलिटी लाना चाहते हैं बच्चों। क्लियर है? ये वर्क करते हैं ऑन केस टू केस बेसिस, एडवाइस करते हैं ऑन केस टू केस बेसिस। ऐसा नहीं है कि हर किसी को एक ही एडवाइस दे देते हैं, तो केस टू केस बेसिस पे इनके जो डिसीजंस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ये जनरली ना बेटा फ्रीलांस होते हैं, फ्रीलांस कंसल्टेंट होता है। जानते हैं आप फ्रीलांसर्स? देखिए बताता हूं मैं। मैनेजमेंट एनालिस्ट को मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी कहा जाता है। ये हेड के साथ काम करते हैं। बताओ मैनेजमेंट किसके पास होता है? मैनेजमेंट तो हेड करता है ना जनरली, तो हेड के साथ काम करता है। ये एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाते हैं। अब जैसे मान लो कि आपका लेबर जो है आपके लिए ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो उनको बोल दो कि भैया इतना टारगेट है, इस टारगेट के हिसाब से काम करना है, अगर अच्छा टारगेट अचीव किया तो दिवाली में गिफ्ट है आपको,
है ना। तो एफिशिएंसी बढ़ा दो, उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाता है। एडवाइस करते हैं ऑन द केस टू केस बेसिस। किसके बेसिस पे एडवाइस करते हैं? केस टू केस। ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस कर देंगे। और ये फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं, मतलब क्या ऐसा नहीं कि ये पोस्ट होता है कोई कंपनी के अंदर, मैनेजमेंट एनालिस्ट सर से बात कर लो। जैसे मान लो कि हर कंपनी को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए ना, एक कंपनी सेक्रेटरी ऑलमोस्ट चाहिए, है ना। लेकिन इनकी ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, इनकी जब प्रॉब्लम होती है ना तब जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि हमें कब जरूरत पड़ती है इन लोगों की, हमें जब जरूरत पड़ेगी जब हम कहीं किसी जगह पे फंसेंगे तो कॉल करेंगे, सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है बता दो। फ्रीलांसर्स की तरह काम करते हैं, फ्री में काम नहीं करते। फ्रीलांसर्स मतलब कभी भी आप अपनी प्रॉब्लम उनको दीजिए, वो आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे। और ऐसी एक कंपनी नहीं है इनके पास, ऐसी 50 कंपनी है इनके पास, ठीक है। सो एक कंपनी को पकड़ के नहीं बैठे रहते हैं, 50 कंपनी को लेकर के बैठते हैं। इसको बोलते हैं फ्रीलांसर। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीलांसर। अब जैसे मान लीजिए आप टाइपिंग अच्छी करते हो, आप टाइपिस्ट हो, ठीक है, बट किसी एक जगह पे आप जॉब नहीं करते, आप क्या करते हो? आप काम जो है ना 50-100 कंपनियों का काम कर रहे हो, ठीक है, फ्रीलांसर हो आप। क्या हो आप? फ्रीलांसर, ठीक है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं होता। क्या नहीं होता? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं होता वहां पे, ठीक है ना। चलिए, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट देखिए नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट। पता है ना, सीए बनने के बाद भी आप ये काम कर सकते हो, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। सुना होगा आप लोगों ने कि उस सीए का ऑफिस है। ऑफिस क्या है? वो भी 50-100 कंपनीज अपने पास लेकर के बैठा होता है। मार्केट रिसर्च एनालिस्ट जी। बेटा ये डिपेंड करता है। इफ योर फादर इज प्रैक्टिसिंग सीए, सीएस और सीएमए, तो उनका अपना खुद का बनाया हुआ एक बिजनेस होता है, एंड वो आपको ट्रांसफर करेंगे। हमारे प्रोफेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पेरेंट्स सीए हैं या सीएस है या सीएमए या फिर वकालत कर रहे हैं, तो वो कॉर्पोरेट्स की वकालत करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपने क्लाइंट्स सीधे सीधे आपको, अब क्योंकि उनकी एज हो गई 50-55-60, तो आपको अपने क्लाइंट्स क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। आप सोचो, बना बनाया महीने का 20-25 लाख का बिजनेस आपको मिल गया, कहानी खत्म है ना। जरूरत ही नहीं तुमको किसी के यहाँ काम करने की। लेकिन अगर तुमको खुद से बिल्ड करना पड़ेगा, और अपन मानते हैं हमारे पापा की इतनी जान पहचान नहीं है या हमारे इतने कनेक्शंस नहीं है, तो शायद आपको स्टार्टिंग में कोई 1-2-4-5 क्लाइंट मिलेंगे, यही होगा ना, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेंगे। तो लोग प्रेफर ये करते हैं कि जिनके ज्यादा कनेक्शंस नहीं है वो सबसे पहले तो जॉब कर ले। 12 लाख की डिसेंट पैकेज पे आ गए, फिर 12 लाख से 20-25-30, 4 से 6 साल के अंदर आपकी अच्छी जॉब हो जाती है, बढ़िया पैसे मिलने लग जाते हैं आपको, जितना आपकी एफिशिएंसी पे भी बाकी डिपेंड करता है। तो पहले आपने 5-10 साल पैसे जमा कर लिए, 1 मिनट बेटा, तो वो पैसे आपके पास आ गए। अब आपका मन कर रहा है कि भैया मेरे को ना प्रैक्टिस डाल लीजिए। पैसों की इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तो पैसों की दिक्कत आपको रहती नहीं। प्रैक्टिस ना चले 2 साल बाद वापस से कूद जाना एम्प्लॉयमेंट के अंदर, लेकिन दोनों काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप पूछिए। तो लेकिन ये मिसकंसेप्शन है कि यदि कोई इंसान सीए में गया तो उसको कम इनकम रहेगी, कौन कहता है ऐसा? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? घर वालों को बताओ कि सी इज अ ट्री ऑफ मनी। तोड़ते जाओ, हिलते जाओ, तोड़ते जाओ, समझ। उसमें बस आपकी एफिशिएंसी, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारी चीजों पे मैटर करता है ना। लेकिन आप जनरली अगर मान लो फर्स्ट अटेम्प्टर हो, आप ये मान के चलें कि 12 लाख का पैकेज कहीं हो जाता है ईयरली ना। आप 12 लाख का पैकेज बहुत आराम से, वो मैं बता रहा हूँ फ्रेशर्स के, बहुत फ्रेश हो आप तब 3 साल बाद 4 साल बाद मोटा पैसा, मतलब 30-35-40 लाख रुपए यूजुअली हो जाता है, यूजुअली हो जाता है। अगर आप, हाँ, अगर आप बुरे सीए हो, यू डोंट हैव नॉलेज, सिर्फ पढ़ पढ़ के ऐसे ही आपने किया है कुछ भी, मतलब रट्टा मार मार के किया है, तो नहीं होता है, तो पॉसिबल नहीं। तो शायद आप 40,000 पे रह गए, 40 से 50,000 पे रह गए। और आप, मुझे लगता है पैसे कमाने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स ही करना है, ठीक है। एक नाम भी होता है ना कि भाई अपने, देखो आपका नाम पूरा जैन है ना, तो जैन तो पप्पा ने दिया ना, वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो खुद अर्न करता है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी काफी बार बंदा मेहनत करता है कि मैंने अपनी लाइफ में किया क्या,
मेरी लाइफ में मुझे क्या मिला है उसके लिए भी मेहनत करता है। पैसा सेकेंडरी, अब हर कोई अंबानी तो नहीं बनेगा, ये बात तो पक्की है, हर कोई अंबानी नहीं बन सकता, चाहे आप कितनी मेहनत कर लीजिए, दिन लगे रहिए, रात लगे रहिए, आप अंबानी की बराबरी सोचोगे तो शायद ना, और हो सकता है कभी उससे आगे पहुंच जाओ, पॉसिबिलिटीज है ना। बट पैसों से बड़ी चीज एक और होती है बेटा, आप देखते होंगे काफी बार डॉक्टर्स जो है दे आर अर्निंग इन लैक्स, है ना, लेकिन डॉक्टर लगा होता है तो डॉक्टर साहब नमस्ते होता है ना, ठीक वैसे ही पापा बोले अगर सीए साहब, फील आ जाता है भाई, अपनी हो जाती है। चलो आज मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, पैसा इतना होता है, डिसेंट पैसा होता है, आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ भाई मतलब इसमें अपनी कोई जरूरत पूरी नहीं होगी, जरूरत हमेशा पूरी होती है। लिखिए, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट क्या करता है? मार्केट रिसर्च एनालिस्ट स्टडी करता है स्ट्रेंथ, यानी कि स्टडी स्ट्रेंथ, स्टडी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एंड वीकनेसेस, ठीक है, किसका? ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का। इससे होता क्या है? इससे इंक्रीज होता है मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये हेल्प करते हैं कंपनीज को, हेल्प करते हैं बेटा कंपनीज को, किस चीज के लिए? अंडरस्टैंड करने के लिए किस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए, फीचर्स क्या होने चाहिए उसके, बेटा ये हेल्प करता है आपको आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इसके लिए देखो, जनरली मार्केट में अगर मान लो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू, मतलब आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी, तो आप एक काम करो ना, आप मार्केट रिसर्च एनालिस्ट को ले आओ, उससे पता करो कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्यों नहीं होगी। उससे पता कीजिए कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्यों नहीं हो रही। चलो अरे इग्नोर कीजिएगा, ऊपर जो भी आ रहा है शायद यहाँ से हो जाएगा। हाँ, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्यों नहीं हो रही है, आप उनसे पता कीजिए। वो क्या करते हैं, वो आपकी ना देखो, एक होता है स्वॉट एनालिसिस, आप आगे पढ़ोगे, स्वॉट एनालिसिस पढ़ा है आपने? थ्रेट कहाँ पढ़ा? अच्छा, बिजनेस स्टडीज। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये जो है ना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये इंटरनल होता है बेटा। ये क्या होता है? आपकी ना स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ये इंटरनल होता है। जबकि जो ये अपॉर्चुनिटी है या फिर ये जो थ्रेट है ना, वो एक्सटर्नल होता है। ये क्या होता है? एक्सटर्नल होता है, ठीक है। सो आपको क्या करना है इंटरनली, क्योंकि एक्सटर्नल तो मेरे पास सवाल ही नहीं है ना। सवाल ये है कि मेरा सवाल ये नहीं कि मैं औरों को कंपटीशन नहीं दे पा रहा, मेरा सवाल ये है कि मैं अपने स्ट्रेंथ या अपने वीकनेसेस खुद नहीं पहचान पा रहा। तो भैया ये एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस बता देंगे कि आपका ये स्ट्रेंथ है, आपका ये वीकनेस है। स्ट्रेंथ को और अच्छा करो, वीकनेसेस खत्म करो।
जो आपकी वीकनेस है उनको खत्म करो। ये कोशिश करेंगे कि मार्केट शेयर जो है ना वो इंक्रीज हो, मतलब आपका प्रोडक्ट मार्केट में जो बिक रहा है उससे ज्यादा बिके। आपने सुना होगा कि कॉलगेट ऑलमोस्ट 40% जो है मार्केट शेयर ले रखा है टूथपेस्ट के अंदर। पतंजलि बाबा को गुस्सा आ गया, कहते हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बेचना चाहिए। अब वो क्या करेगा, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट अप्लाई करेगा, तब यहाँ पे लेकर के आएंगे, आप पूछेंगे उनसे बताओ क्या करें, है ना। तो मतलब क्या, वो मार्केट शेयर्स को बढ़ाने में, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। फिर सर कंपनीज जो है वो अंडरस्टैंड करती है क्या, कि उनका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, उनके फीचर्स क्या होने चाहिए, उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं। क्लियर है ये? ठीक, ये चारों के चारों एनालिस्ट के बारे में आप पढ़ चुके हो। अगर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछिए मुझसे। आगे इन्होंने ना स्टॉक मार्केट पढ़ा रखा है थोड़ा सा आप लोगों को। मैं अभी अगर स्टॉक मार्केट पे शुरू होऊंगा ना, खत्म होते होते अपन को बहुत टाइम लगेगा, मतलब आधा घंटा तो लगेगा। कितनी देर बचा है अभी? 10 मिनट है ना? कोई नहीं, 7 मिनट ही पढ़ाऊंगा भाई, टेंशन मत लो। लिखिए, डेजिग्नेशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। Designations of top management. Designations of top management. देखो यार, आज आपको मैं क्लियर करूंगा कि चेयरमैन कौन होता है। चेयरमैन कौन होता है? तो कह रहे लीड ऑन्स अ मेजर पोर्शन ऑफ द कंपनी। लिखो, ऑन्स मेजर पोर्शन ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी इसी की होती है, आप ये कह लो। ठीक है, मेजर पोर्शन ऑफ कंपनी मतलब कंपनी में 100% शेयर्स है, 60% शेयर्स जिसके पास है वो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है। ठीक है, रिलायंस का चेयरमैन कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुकेश अंबानी, है ना। प्यार से क्या बोलते हैं? मुक्कू। ठीक है ना, हाँ दोस्त है ना अपना, बोल देते हैं। चलिए, फिर नेक्स्ट अगर बात करो बेटा, सीईओ। सुना क्या तुमने? बचपन में मेरा सपना था सीईओ बनूंगा, पता नहीं कौन सी मूवी देखी थी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हमने देखा था इसको, कंपनी पता नहीं फ्री में कार दे रही है, सीईओ बनेंगे यार। मैं तो 11th क्लास में भी कॉमर्स लेकर के पायलट बनने की सोच रहा था। कॉमर्स ले रखी है, पायलट बनूंगा पायलट। दोस्त ज्यादा पीछे थप्पड़ मारता है, साइंस वाले बनते हैं। अच्छा, कुछ और सोचते हैं। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सो ये लीडर ऑफ डिपार्टमेंट होता है। लिखिए, लीडर ऑफ डिपार्टमेंट। लीडर ऑफ डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उसका लीडर होता है। टेक फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजन। लिखिए, टेक्स फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजन। ये बंदा जो है ना, फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजंस लेता है, लीड करता है ओवरऑल मैनेजमेंट को, लीड करता है ओवरऑल मैनेजमेंट। थर्ड है बेटा अपने पास एमडी। एमडी को क्या बोलते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर।
या एक और नाम है बेटा इसका CMD, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर या CMD मतलब चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन होते हैं? पार्ट ऑफ बोर्ड, BOD लिखो, पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्ट होता है बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। कंसर्न विद डिसीजंस, कंसर्न विद डिसीजंस, डिसीजंस जो है उनसे कंसर्न होते हैं। इसके अलावा इंश्योर करते हैं दैट, इंश्योर दैट decision of BOD are being implemented, decision of BOD are being implemented, are being implemented, implement किए जा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है ना इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO। गवर्नमेंट कंपनीज में जो MD होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, वही जनरली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जो ऊपर आपको पढ़ाया मैंने, ठीक है। मतलब यहां क्या कह सकते हो आप, दैट इज जो जो आपके पास MD है वही क्या है बेटा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर आपका MD ज्यादातर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेम रहता है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? अभी और अच्छे से समझेंगे, पहले आप लिख लीजिए इसको। फिर आते हैं बेटा डायरेक्टर्स, फिर आते हैं डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? तो कह रहे हैं हेड ऑफ ऑपरेशंस, हेड ऑफ ऑपरेशंस, ये ऑपरेशंस के हेड होते हैं। ये हेड करते हैं डिपार्टमेंट्स को, ये रिपोर्ट करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, CEO को रिपोर्ट करते हैं बेटा, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ये लोग रिपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर डायरेक्टर ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, CEO होते हैं बेटा। डायरेक्टर से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, CEO होते हैं, ठीक है। बोलिए। बेटा थोड़ा समय देना पड़ेगा इसके लिए आपको। 5वीं पॉइंट लिखिए, मैं अभी बताऊंगा, आपका सारा डाउट लूंगा, अभी मैं खत्म ही नहीं हुआ बेटा। CFO, ठीक है, अभी बताएंगे बेटा, सारी चीजें बताएंगे। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, बच्चों लिखिएगा। ये भाई हेड ऑफ फाइनेंस होता है, और जहां फाइनेंस आती है ना बेटा, हेड ऑफ फाइनेंस, वहां पे CA आता है, याद रखिएगा। तो CFO ना हमेशा याद रखिएगा एक CA ही होता है कंपनीज के अंदर, ठीक है। तो ये जनरली हेड ऑफ फाइनेंस होता है। और एक CE होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जनरली है, लेकिन याद रखिएगा। काफी बार MBAs भी होते हैं, जिन्होंने फाइनेंस के अंदर MBA की होती है, वो भी होती है। क्लियर है? अब आप समझिए सर, पहली चीज तो स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या है?
स्ट्रक्चर ये है कि ये है हमारी कंपनी, ठीक है। इस कंपनी के अंदर हाँ, इस कंपनी के अंदर जो लगभग ऑनर है, ऑनर, देखो कंपनी क्या हो सकता है, देखो कंपनी हो सकता है दो तरह का, एक हो सकता है प्राइवेटली ऑन्ड और एक होता है पब्लिकली ऑन्ड, ठीक है। प्राइवेटली ऑन्ड एंड पब्लिकली ऑन्ड, जनरली इसको बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनीज। क्या बोलते हैं? ठीक है ना, गवर्नमेंट कंपनीज ले लो, पब्लिक कंपनी भी कहना यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा, इसको गवर्नमेंट कंपनी लीजिए। आप लोग टाइप्स ऑफ कंपनीज जब पढ़ोगे तो डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा, आपके पास है गवर्नमेंट कंपनीज। सो बच्चों, प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनी में हायरार्की क्या रहती है? सबसे पहले तो हम कहते हैं कि चेयरपर्सन है, कौन है? चेयरमैन कह लो, चेयरपर्सन कह लो बच्चों। तो चेयरमैन यहाँ तो होता है, गवर्नमेंट कंपनीज में होता है क्या? जनरली गवर्नमेंट कंपनीज में भी चेयरमैन होते हैं, लेकिन एक बात बताओ, इसके पास क्या होता है भैया? चेयरमैन के पास मेजॉरिटी शेयर्स होते हैं। क्या होता है इसके पास? मेजॉरिटी शेयर्स, है ना भाई। गवर्नमेंट में मेजॉरिटी शेयर्स किसके पास है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के पास जब मेजॉरिटी शेयर होते हैं तो उसको होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। गवर्नमेंट कभी भी शेयर्स खरीदते हैं किसके नाम से? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से, है ना। प्रधानमंत्री के नाम से नहीं खरीदती, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से। तो बताओ जरा, चेयरपर्सन का जरूरी है क्या कि गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर चेयरपर्सन हो ही हो? मे बी और मे नॉट बी, है ना। हो सकता है कि किसी को अपॉइंट किया हो या फिर किसी को अपॉइंट ना किया हो, ठीक है। और जब भी अपॉइंट करते हैं तो क्या लगता है आपको कि अभी द्रौपदी मुर्मू बनी है, तो क्या हर कंपनी जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है जिनको वो ऑन करते हैं, क्या हर कंपनी के अंदर वो चेयरपर्सन का रोल करेंगे? यही काम रह गया उनको? नहीं भाई, छोटी मोटी चीज नहीं है वो। तो वो क्या करेंगे, वो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके दे देंगे कि मेरी जगह पे ना ये चेयरपर्सन बनेगी। समझ रहे हो? तो चेयरपर्सन अपॉइंट भी होते हैं तो इसी तरीके से कि मैं अपनी चेयरपर्सन की जो पावर है वो मैं अटॉर्न कर रही हूं, मैं ट्रांसफर कर रही हूं टू दिस पर्सन। इज दिस क्लियर? तो जनरली मे बी और मे नॉट बी, मतलब वो अपॉइंट हो भी सकता है चेयरपर्सन और अपॉइंट ना भी, मे बी और मे नॉट बी, ठीक है। क्लियर है? तो चेयरपर्सन की बात तो आपको समझ में आ गई। सबसे जो आप कह सकते हो जिसके पास मेजॉरिटी शेयर्स है उसको क्या बोलते हैं बेटा? वो चेयरपर्सन है, पहली चीज तो। क्लियर है ना? अब आ जाओ, दूसरा बंदा कौन होता है? दूसरा होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या होता है बेटा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तीसरा कौन होता है? तीसरा होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। आ जाओ यहाँ पे, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या करता है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा? मतलब ये डायरेक्टर है। क्या ये डायरेक्टर है? और यहां पर भी होगा ये, तो ये भी क्या होगा? डायरेक्टर होगा, ठीक है। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट है ना, जनरली चौथे वाले पॉइंट पे आओ। चौथे वाले पॉइंट पे हम कह रहे हैं डायरेक्टर्स हैं। कौन है बेटा? डायरेक्टर्स, ठीक है। तो जनरली जो डायरेक्टर्स बैठते हैं ना आपस में, ये सारे जो डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, इनको क्या कर रहे हैं? डायरेक्टर्स को एक ना पर्टिकुलर हेड दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो सेल्स किसी मिस्टर ए को दे दिया, ठीक है। तो सेल्स का हेड वो हो गया, सेल्स का हेड कौन हो गया? द मिस्टर ए, ठीक है। फिर सर रॉ मटेरियल वगैरह बाकी चीजें जो परचेज करनी पड़ती है उसके लिए हेड कौन हो गया? मिस्टर बी। परचेज का हेड ये हो गया। सर ऑडिट वगैरह होता है ना, ऑडिट वगैरह उसका हेड ये हो गया। ऑडिट की ना एक क्या बना दी? कमेटी बना दी। सेक्शन 177 लगता है बेटा कंपनीज एक्ट का 2013। तो एक उसमें क्या बोलते हैं? उसमें बोलते हैं एक ऑडिट कमेटी हो सकती है जिसमें कितने मेंबर हो सकते हैं? जनरली मान लो 3 4 5 मेंबर मैंने डायरेक्टर से उठाए और मैंने कहा ऑडिट कमेटी को तुमको देखना, ठीक है। ऑडिट से रिलेटेड सारा काम तुम्हारा है। अब जरूरी थोड़ी है मैं आपको एक नाम ले रहा हूं, हो सकता है 5 लोग सेल्स में भी लगे हो,
क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो डायरेक्टर्स को क्या दे रहे हैं, पर्टिकुलर हेड दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटा उसको, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। आप जाके चेक करो, मैंने ये लिखा है ना आपको, डिपार्टमेंट क्या है बेटा, डिपार्टमेंट, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं इसको, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। अच्छा ये रिपोर्ट किसको करता है, ये डायरेक्टर रिपोर्ट करता है सीईओ को। किसको रिपोर्ट करता है बेटा, सीईओ को, ठीक है। मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। किसको रिपोर्ट कर रहा है बेटा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बोलो ना किसको रिपोर्ट कर रहा है, ये रहा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखो चेयरमैन तो क्या है, चेयरमैन तो मालिक बंदा है, ये तो नजर रखने का काम कर रहा है। जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो किससे रिपोर्ट मांग रहा है, वो डायरेक्टर से रिपोर्ट मांग रहा है। वो किससे रिपोर्ट मांग रहा है बेटा, डायरेक्टर से। देखो ये ना जनरली क्या होता है, पापा होता है, और ये जनरली कौन होता है, बेटा। की ना हिसाब किताब तो यही रखेगा ना सारा, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज के अंदर ऐसा ही है, पढ़ते वक्त भी देखोगे तुमको बहुत सारी कंपनीज ऐसे दिखाई देंगे, बेटा सीईओ है और पापा क्या है, चेयरपर्सन। अभी रिलायंस में भी तो ऐसे ही हुआ ना, मुकेश अंबानी ने कहा कि मैं लगभग लगभग रेजिग्नेशन दे रहा हूं, मैं बस ध्यान रख रहा हूं, अभी चेयरपर्सन हूं, ठीक है। और उसने सीईओ अपॉइंट कर दिया अपने बेटे को, ठीक है ना। तो सीईओ अपॉइंट कर दिया, और वो किसके ऊपर नजर रखेगा, सीईओ, डायरेक्टर्स के ऊपर। भाई हमें ये बोला था, हो गया ये, वो समझ रहे हो। तो क्या कर रहा है, वो डायरेक्टर्स के ऊपर नजर रख रहा है। बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या आपको, सर समझ में तो आ रही है। फिर रह गया सर एमडी, क्या रह गया, मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। बेटा मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक पार्ट होता है। बोलो हाँ, होता है या नहीं होता। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मान लो कि 3 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट को एक एमडी देखेगा, समझ रहे हो। फिर अगले 3 डिपार्टमेंट को दूसरा एमडी देखेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर उसको ज्यादा डिपार्टमेंट्स दे देते हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्ट अगर डिपार्टमेंट दे रहे हैं तो डायरेक्टर, और एक से ज्यादा डिपार्टमेंट दे रहे हैं लुक आफ्टर करना है, तो कौन आएगा बेटा, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। और मैनेजिंग डायरेक्टर भी किसको रिपोर्ट करेगा, सीईओ को। वो भी रिपोर्ट किसको करेगा, सीईओ को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। काफी जगह पे कह रहे हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर होता ही नहीं, जनरली कहां नहीं होता मैनेजिंग डायरेक्टर, गवर्नमेंट कंपनीज में। कहां नहीं होता जनरली बेटा, गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर, ठीक है, समझ रहे हो। या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, दोनों एक ही होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। क्लियर है क्या, ऐसे चलता है बेटा हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट। क्या चलता है ये, हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट। विद दिस नोट 5:10 हो चुके हैं, आज की क्लास यही करते हैं।